नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 21 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम नहीं है। दोस्तों ये बता दें कि जो भी एमटीएस की एग्जाम बाकी है ये आपका जून महीने में ही होगी, सेकेंड फेज की। फिलहाल जो है पूरे मई भर कोई भी एमटीएस का एग्जाम नहीं है। तो ये वीडियो आप लोगों की फरमाइश पे बनाई जा रही है, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे टेलीग्राम पे भी कमेंट कर रखे हैं कि एमटीएस के ऊपर जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रही थी या फिर मुझे जो लगता है कि आने की संभावना है उनसे संबंधित हमें रोजाना वीडियो प्रोवाइड कराइए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो एमटीएस के ऊपर और एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपका सीजीएल के ऊपर चलाया जा रहा है, जो आपको शाम को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जिनका भी एमटीएस का एग्जाम बाकी है अवश्य से देखें और एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से सुने। देखिए एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है कि एमएस सुब्बालक्ष्मी किस राज्य से संबंधित है। सबसे पहले एमएस सुब्बालक्ष्मी जो है ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है। देखिए इंडिया में जो मतलब क्लासिकल टाइप के सॉन्ग है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो कर्नाटक संगीत नाम दे दिया गया है और एक आपका जो है ओवरऑल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत नाम दिया गया है। तो जो एम सुब्बालक्ष्मी है ये कर्नाटक संगीत के जो है गायिका थी, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो मदुरई तमिलनाडु से, ठीक है। इसके नाम में जो एम है ना वहां से ही मदुरई स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा एम सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई, ये तो मैं बता ही दिया। इसके अलावा सुब्बालक्ष्मी जी को 1954 में पद्म भूषण दिया गया था, 1975 में पद्म विभूषण दिया गया और 1998 में भारत रत्न दिया गया। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये प्रथम म्यूजिशियन थी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न जो है सुब्बालक्ष्मी को ही दिया गया। सेकेंड भारत रत्न के जो विजेता हुए संगीत के क्षेत्र में पंडित रविशंकर साहब हुए 1999 में, ठीक है, अगले ही साल। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये सितार प्ले करते थे। इसके अलावा फिर 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां हुए, 2008 में पंडित भीमसेन जोशी हुए और 2019 में भूपेन हजारिका हुए। तो ये 6 ही कैरेक्टर है म्यूजिक के क्षेत्र में जो भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए एम सुब्बालक्ष्मी प्रथम ऐसे संगीतकार हुए जिनको जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप जानते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन से देश के सरकार देते हैं, तो आप कहोगे फिलीपींस के सरकार देते हैं। कौन से देश के, फिलीपींस के सरकार देते हैं। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पे ये पुरस्कार का जो है वितरण किया जाता है। और कई दफा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकेंड नोबेल मतलब या फिर एशियाई नोबेल किसे कहा जाता है, तो एशियाई नोबेल कहा जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल कहा जाता है, देखिए नीचे मैंने लिख के रखा है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत इन दोनों में कितने प्रकार के स्वर की कलाएं होते हैं, देखिए ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे मैं बहुत दिनों से ढो रहा हूँ, अभी तक एमटीएस में फंसा नहीं है और फंसेगा जरूर। तो ये 12 प्रकार की होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कर्नाटक संगीत का क्षेत्र वगैरह पूछा जाता है तो तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो उधर के क्षेत्र हैं कुछ, ये कर्नाटक संगीत, बाद बाकी पूरे इंडिया में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ठीक है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक दशकीय वृद्धि, है ना, जो आपका किस राज्य का रहा है, तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे अधिक दशकीय वृद्धि जो है ये मेघालय का रहा। अच्छा यहाँ मिजोरम टाइप हो गया है, एक सेकेंड गलती हो गई, यहाँ पे मेघालय हो जाएगा, है ना। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि जो रहा है ये मेघालय का रहा है। और सबसे कम दशकीय वृद्धि, जैसा कि अभी पिछले शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका नागालैंड का रहा है, ठीक है। तो नागालैंड का सबसे कम दशकीय वृद्धि रहा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, है ना। और सबसे अधिक जो दशकीय वृद्धि रहा है ये मेघालय का रहा है। नागालैंड में दशकीय वृद्धि की तो बात छोड़िए, यहाँ पे जनसंख्या और घट गई थी, 0.6% माइनस में चले गए थे। यानी जो 16 आदमी है तो मान लीजिए 16 है तो फिर कितना बचेगा आप जोड़ लीजिएगा, 0.6% मतलब आधा परसेंट से थोड़ा सा ज्यादा, है ना। यानी एक आदमी घट गए 16 में मान लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका घट गया था नागालैंड के अंदर, ठीक है। तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला कौन सा हो गया, तो आपका मेघालय हो गया, है ना। इसको चेंज करना पड़ेगा, मैं पीडीएफ जो दूंगा उसमें सही करके दूंगा। इसके अलावा समग्र दशकीय वृद्धि जो है ओवरऑल आपका दशकीय वृद्धि जो रहा था ये आपका कितना रहा था, तो ये आपका रहा था 17.64%, है ना, 17.64%। और टोटल देश की फर्टिलिटी रेट कितनी है, तो 2.2%, ठीक है। टोटल देश की लिटरेसी रेट कितनी है, 74.04%, है ना। टोटल देश की जो डेंसिटी है ये कितनी है, 382 है। टोटल देश की सेक्स रेशियो कितनी है,
943 है। तो ये सब जो कुछ डाटा है जहाँ से आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट एमटीएस के एग्जाम में आ रही है, तो आप इसे याद करके एग्जाम हॉल के जाएं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि किसकी थी और सबसे कम दशकीय वृद्धि किसकी थी। तो 5 वो राज्य जिसकी दशकीय वृद्धि सर्वाधिक है और 5 वो राज्य जिसकी दशकीय वृद्धि सबसे कम है। तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला आपका मेघालय हो गया। मेघालय में 27.9% दशकीय वृद्धि है। भाई साहब, अगर 100 जनसंख्या 2001 में होगा मेघालय का, है ना, तो 2011 में ये बढ़ के 128 के करीब हो गए। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा जो है छलांग लगाई इन्होंने दशकीय वृद्धि में। इसके अलावा सबसे कम दशकीय वृद्धि यहाँ पे आप देख रहे हैं नागालैंड का है, जो निगेटिव में चला है। इसका ग्राफ आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, -0.6% माइनस में। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे हमने रखा है कि मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बुक के लेखक कौन है। देखिए, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बुक के लेखक जो हैं ये आपका रामचंद्र गुहा है। कौन है? रामचंद्र गुहा है। देखिए, 4, 5, 10 राइटर ऐसे हैं जिसके किताब अगर एक बार एग्जामिनर पूछना स्टार्ट कर दे तो बदल बदल के पूछते रहते हैं, जैसे किरण देसाई, शशि थरूर, विक्रम सेठ, है ना, इसके अरुंधति राय, है ना, रामचंद्र गुहा, झुम्पा लाहिरी, है ना। तो ये जो कुछ राइटर हैं जो भारत मूल के हैं लेकिन विदेश में जाके बैठे और मुख्य पेशा बना लिया अपना किताब राइटिंग का, तो इनके जो अच्छे अच्छे किताब है जो बहुत सारे भारत के ऊपर भी लिखे हैं, तो इन लोगों को काफी इन लोगों से संबंधित किताब को जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और पिछले कुछ दिनों से यही चल रहा है। तो हमने आज रामचंद्र गुहा की किताब रखे हैं। इन किताब का नाम है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो आधुनिक भारत को बनाने वाले, है ना। तो ये रामचंद्र गुहा के मतलब किताब है। रामचंद्र गुहा के और भी किताब है जो काफी पॉपुलर हैं, जैसे इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, है ना। तो ये दोनों ही किताब जो गांधी जी का नाम से संबंधित है ना, तो ये दोनों ही किताब लिखे हैं रामचंद्र गुहा। इसके अलावा दिस फिशूर्ड लैंड, ये भी आपका रामचंद्र गुहा के द्वारा ही लिखा गया है। आई होप आने वाले शिफ्ट में इन चारों में से एक बुक आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम्स के अंदर, है ना, क्योंकि विक्रम सेठ बहुत हो गए, अरुंधति राय भी हो गई, किरण देसाई भी हो गई, तो अब बच गए ऐसे राइटर में एक झुम्पा लाहिरी और एक रामचंद्र गुहा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। इसके अलावा कुली और अनटचेबल, ये दोनों ही पुस्तक जो है मुल्क राज आनंद के हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। इसके अलावा गोल्डन गेट के लेखक विक्रम सेठ हैं, साथ ही साथ ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल, है ना, ये दोनों ही किताब के नाम है। तो ये दोनों ही पुस्तक के लेखक भी विक्रम सेठ ही हैं गोल्डन गेट के साथ साथ। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस पुस्तक के लेखक किरण देसाई हैं, लेखिका माफ कीजिएगा। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, अरुंधति राय, है ना। तो ये भी जो है सारे के सारे पुस्तक आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा एग्जाम के अंदर, अगर आपको एग्जाम देना है तो, है ना। इसके अलावा पित्त का निर्माण कहाँ होता है। देखिए, पित्त से काफी बार क्वेश्चन आ जाती है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं जो पहले कभी नहीं पढ़े होते हैं। पित्त का निर्माण जो है होता तो यकृत से है ना, लीवर से होता है पित्त का निर्माण, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन ये रहता कहाँ है, तो गाल ब्लैडर में, है ना, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। अब ये आता कैसे, तो मान लीजिए ये हमारा लीवर है ना, ये हमारा लीवर है, तो यहाँ से एक डक्ट बनी होती है, पाइप। इस पाइप जो है ये गाल ब्लैडर में आके रुका लाते हैं, यहाँ पे जमा होता है और ये कोने में होता है, पजरा में, है ना, क्या पित्ताशय गाल ब्लैडर, है ना। इसमें सूजन वगैरह आ जाती है ना। तो आपका जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह जो किया जाता है, आपका सोनोग्राफी किया जाता है, तो बेसिकली इसको भी देखा जाता है गाल ब्लैडर को, है ना। इसमें जो है कुछ पित्त में कुछ ज्यादा, जैसे इस पीएच मान इसका जो स्टैंडर्ड है इसमें कम ज्यादा होते हैं तो भी शरीर में खराबी है ना। तो पित्त का निर्माण कहाँ से होती है, यकृत लीवर से होती है। जमा कहाँ होती है, पित्ताशय गाल ब्लैडर में होती है। पित्त का कलर कैसा होता है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हल्का पीला होता है, हल्का पीला, एकदम सरसों के फूल से और भी बहुत सारा कम, है ना। इसके अलावा ये पित्त कैसा द्रव होता है, तो अल्कलाइन होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसकी पीएच मान कितनी होती है, 7.7 के करीब होती है, कहीं कहीं आप 7 से 8 के बीच में ऑप्शन भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो पित्त होता है, अच्छा, ये पीएच मान का डिसाइड आप कैसे करते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भाई पीएच मान का डिसाइड कैसे करना है। तो अगर किसी चीज का 7 पीएच मान है तो आप कैसे समझेंगे कि भाई ये न्यूट्रल है, जो भी चीज है। जैसे शुद्ध जल जो है, जो एकदम प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, इसका पीएच मान 7 होता है और ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, 7 से जैसे ही ज्यादा होता है तो अल्कलाइन हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, और 7 से जैसे कम होता है तो एसिटिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है।
तो ये बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ से कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी फला तत्व का पीएच मान 2 है, तो बताइए ये क्या है। तो आप कहोगे एकदम जो है मतलब तेज प्रवृत्ति की अम्ल है ना, ये स्ट्रॉन्ग अम्ल है। जितना पीएच मान कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। अगर किसी चीज का 6 है तो ये कमजोर अम्ल होगा, क्योंकि ये 7 के बहुत करीब है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि भाई जितनी पीएच मान कम होगी उतनी ज्यादा एसिटिक गुण होगी, उतनी जो है स्ट्रॉन्ग अम्ल है। और 7 के जितने नजदीक है ये उतने जो है वीक अम्ल है, कमजोर अम्ल है। लेकिन क्षार के मामले में ये बात डायरेक्ट उल्टा हो जाता है। जैसे आपका किसी चीज का 8 है पीएच, तो भाई ये हल्का क्षारीय है। लेकिन किसी चीज का पीएच मान लीजिए 14 है, तो ये स्ट्रॉन्ग क्षारीय है। आप समझ रहे हैं, समझा दिए। चलिए अगला देखते हैं। लीवर मानव की सबसे बड़ी विस्तृत ग्रंथि होती है। शरीर में जितने भी ग्लैंड होती है, वैसे ग्लैंड भी 3 प्रकार के होते हैं, बहिस्रावी, आंतरिक स्रावी और एक मिश्रित ग्लैंड होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही जो प्रकार के ग्लैंड है उन सबों में ओवरऑल जो लीवर है ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ये ध्यान रखेंगे। इसी के जगह पे सबसे छोटी ग्लैंड भी आपसे कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है ये पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और लीवर जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसके अलावा शरीर में ग्लूकोज का भंडारण जो होता है किस रूप में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ग्लूकोज बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ये आप भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में वसा और कुछ मात्रा में विटामिन की वगैरह के भी अंश जो है आपका लीवर संजो के रखते हैं अपने पास, है ना। बुरे दिन के लिए जो स्टोर करके रखते हैं हम लोग धन, है ना। तो इसी प्रकार से लीवर जो है अपने पास ग्लाइकोजेन वगैरह को स्टोर करके रखते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ उपनाम दे दिए गए हैं सेल के अंदर, तो इसको भी ध्यान रखें। कई दफा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मेट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहता है, पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, सेल का। इसके अलावा लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या का बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लीवर को क्या कहा जाता है दोस्त, तो केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। और लीवर के बारे में मैंने बताया, ये शरीर के अंदर सबसे बिग ग्लैंड है, या सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे विस्तृत ग्रंथि है ना। इसके अलावा राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये चारों पांचों जो अंग है कोशिका का, अलग अलग पार्ट है, उनका अलग अलग उपनाम है, इसे जरूर ध्यान रखें। लीवर तो खैर एक बहुत बड़ी अंग है ना, मेजर चीज है शरीर का, है ना। बाद बाकी मेट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और ये राइबोसोम ये कोशिका का जो है पार्ट है ना। इसके अलावा तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है, तो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका युक्तक की जो इकाई होती है ये न्यूरॉन होती है। और जो किडनी होती है ब्रिक, है ना, इसके इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। अब इतना तक आ गए तो मानव की हृदय का जो है ये जरूर ध्यान रखना है कि ये कितने कपाट वाला होता है भैया, तो 4 कपाट वाले होते हैं, 2 निलय और 2 आलिंद। ठीक है, 2 निलय और 2 जो है आलिंद होते हैं मानव के हार्ट के अंदर। तो 4 चैम्बर वाले हो गए। ठीक है, मैंने एक चीज और बता रखा है भाई, जो भी स्तनधारी है, जैसे मानव स्तनधारी होता है, स्तनधारी जो बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्ट अंडा की जगह, है ना। तो स्तनधारी जो भी होते हैं या पक्षी समुदाय जो भी होते हैं वर्ड, ये सभी जो है 4 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, रेप्टेलिया जो रेंग के चलती है जैसे सांप वगैरह। इसके अलावा जो एम्फीबियन है, उभयचर जैसे मेढक वगैरह, तो ये सभी के 3 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं। लेकिन रेप्टेलिया में एक अपवाद है जिसका नाम है मगरमच्छ के अंदर जो है 4 चैम्बर वाली हृदय पाई जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे इतनी बातों को, है ना। इसके अलावा शीत रक्त प्राणी क्या होती है और अशीत रक्त प्राणी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, है ना। चलते हैं आगे। अगला हमारा एक प्रश्न है कि फूल के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है। देखिए, फूल से कई जो है शिफ्ट में क्वेश्चन लगा ही रहा है और फूल से आपका जो है क्वेश्चन आ ही रहा है। तो फूल के जो सबसे आंतरिक भाग होते हैं ये इसे माँ भाग भी कहा जाता है, जननी भाग भी कहा जाता है, और आपका जो है इसे स्त्री केसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो फूल के सबसे आंतरिक भाग जो आपका बेसिक पार्ट होता है, मतलब उत्पत्ति कह सकते हैं। माँ भाग कहने का मतलब क्या है कि एक मतलब संजोया, एक फैमिली का जो है उत्पत्ति का ये है ना। तो ये आपका स्त्री केसर है ना कहा जाता है। और स्त्री केसर के बारे में दूसरे भाषा में क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कैसे करता है कि पुष्प के अंदर मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है, तो स्त्री केसर कहा जाता है। मैंने कहा था भाई स्त्री केसर की जगह आपको जायांग भी दिखेंगे,
ये भी मादा ही प्रजनन अंग है, ठीक है, जायांग, ठीक है। इसके अलावा स्त्री केसर फूल की मादा भाग है, बता रखा। पुंकेसर और पुमंग ये दोनों फूल के नर भाग हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फूल के पत्तों से भी क्वेश्चन आए हैं आपके, सॉरी पेड़ के पत्तों से, कि भाई पत्तों में क्या क्या कहा जाता है किसको। तो देखिए ये पत्ता मुझे ये देखिए, ये रहा आपका पत्ता, ठीक है, ये है आपका पत्ता, तो ये पत्ता है। तो इन दोनों जो ये सिरा दिख रहा है, ये वाला, इसके बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? पर्णफलक। यही पूछा था पिछले दिन, ठीक है। तो ये वाला तो पीडीएफ आपके पास होगा ही, तो देख लीजिएगा थोड़ा इसको। और ये जो आपका हड्डी के जैसे दिख रहा है, इसे सिरा कहा जाता है। देखिए सिरा मानव शरीर में भी होता है, सिरा और धमनी, है ना। तो यहाँ पर टेर वाला सिरा है ये। इसके अलावा जो बीच वाला, जो बेसिक, जो रीढ़ की हड्डी के काम कर रहा है इस पत्ते के लिए, इसे कहा जाता है मध्य सिरा, ठीक है। इसके अलावा जो डंठल होता है, पान की पिछला हिस्सा, इसे वर्ण प्रिंत कहते हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत पत्तों से, थोड़ा बहुत फूल से, है ना। एग्जाम पास करना है तो पीएचडी थोड़ी करनी है ना, मास्टरी नहीं करनी है। इतना जरूर कर लेना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, है ना। इसके अलावा कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए पिछले दिन आपसे पूछा गया था भाई कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आज हमने यहाँ पर रखा है कि कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। कोई मुझे बताएगा कि कैबिनेट मिशन जो है भारत के लिए हित में काम किया कि अहित में? तो आप कहोगे जी सर हित में काम किया, ये हित वाला संस्था ही था। इसके तीनों सदस्य भी भारत की भला ही चाहते थे जहां तक, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था, ये भारत के भावी संवैधानिक ढांचा को तैयार करना, या फिर संवैधानिक जो ढांचा है उस पर विचार विमर्श करना, है ना। तो इसी के लिए जो है ये आए थे, कौन? कैबिनेट मिशन। कई दफा आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम 4 ऑप्शन वाले होते हैं और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे। ये कौन कौन थे? तो देख लीजिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसके पीछे भी लॉर्ड लगा है, स्टोफर्ड क्रिप्स, एवीजी एलेक्जेंडर, ये 3 आपके सदस्य थे, ठीक है। इसके अलावा आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई कैबिनेट मिशन में कितनी सदस्य थे, मतलब कितने सदस्य वाली संस्था थी? तो 3 सदस्य वाले। क्यों आए थे? संवैधानिक ढांचा पे विचार विमर्श करने, है ना। इसके अलावा एक इस फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो भैया 7 सदस्य थे, 1 + 6। 1 कहने का मतलब एक वो अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, प्रारूप समिति भी कई दफा पूछे जाते हैं संविधान सभा में, जो भी समितियां हैं उनसे। इसके अलावा भारत का जो विभाजन हुआ है, विभाजन मतलब जो भारत और पाकिस्तान, है ना, तो ये किस योजना के थ्रू हुआ? तो माउंटबेटन योजना के थ्रू हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आए थे बंधु? 1928 में। लेकिन ये बन के कब तैयार हुए थे? 1927 में, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? गोरों का कमीशन। क्या? गोरों का कमीशन कहा गया था साइमन कमीशन को, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए मैंने बता रखा है, रिवीजन करवा रहे हैं आपको ये वाला क्वेश्चन हम सिर्फ, है ना। संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है, ये नगर निगम से संबंधित है, ठीक है, नगर निगम से, है ना। और जो 73वां संविधान संशोधन था, ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, जैसे ग्राम में मुखिया होता है, नगर निगम में आपका मेयर हो जाता है ना। क्योंकि नगर पालिका भी होती है, नगर निगम भी होती है, नगर परिषद भी होती है। 3 कैडर है शहरी क्षेत्र वाले में, तो वहां पे नाम बदल जाता है, मेयर होता है, महापौर होता है, और गांव में एक वो होता है मुखिया जी, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क है दोनों सेम ही चीज। तो ये शहरी वाला चीज है और ये ग्रामीण वाला चीज है ना। तो 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से, और 73वां संविधान संशोधन जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के जो भाग 9 है, इसमें एक चीज बढ़ाया गया, 9 का ए बनाया गया। और मैंने आपको बात बता दिया है कि ग्राम पंचायत और नगर निगम को आप एक साथ कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ से पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए 1 मिनट। 73वां हो गया तो ग्राम पंचायत, और 74वां हो गया तो नगर निगम। भाग आपका 9 हो गया तो ग्राम पंचायत, और भाग 9 का ए हो गया तो नगर निगम, है ना। 11वीं अनुसूची हो गई तो नगर निगम, और 12वीं अनुसूची हो गई तो माफ कीजिएगा, 11वीं हो गई तो ग्राम पंचायत, और 12वीं हो गई तो नगर निगम। तो ये कुछ है ना। मुखिया हो गया तो ग्राम पंचायत में होगा, मेयर हो गया तो आपका नगर निगम में होगा, है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ से साथ में लेके चलेगा, दोनों को याद रखने में भलाई करेगा। और एक चीज कॉमन क्या है दोनों में भैया, कोई बताएगा कॉमन क्या है? तो दोनों का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग ही करवाता है,
ठीक है, तो ये चीज कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नगर निगम का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है, बता दिया है। बाद बाकी जो भी असेंबली इलेक्शन होता है, विधानसभा चुनाव होता है, या फिर लोकसभा चुनाव होता है, या फिर राज्यसभा चुनाव होता है, ये सभी के सभी चुनाव आयोग यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, पता तो चले यहाँ तक आप जाते भी हो या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे है कि भाई जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है, तो मेयर कहा जाता है। मेयर ऑप्शन में नहीं है तो महापौर को जो है टिक करके आएंगे, क्योंकि मैंने बताया नगर निगम में भी कई कैडर है, ये विस्तृत जो है क्षेत्र के हिसाब से कैडर बना रखा जाता है। नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। अभी इससे आपके एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुंदरबन डेल्टा किस विदेशी भूमि को टच करता है, तो आपका आंसर है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, है ना। यहाँ पे आपका रॉयल बंगाल टाइगर पाई जाती है ना। इसके अलावा जो है आपका क्या पाया जाता है, सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैनग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये सभी सुंदरबन की विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा तो आपका सिंगलीला कहाँ पे हो गया, पश्चिम बंगाल के अंदर हो गया। मानस, काजीरंगा, नमेरी, डिब्री सखोवा, पावी तोरा भी एक नेशनल पार्क है। ये सभी के सभी जो है असम के अंदर स्थित है। असम के अंदर जो है और क्या क्या है, अम्बुबाची मेला होती है, सतरिया नृत्य होती है, माजुली नदी द्वीप है। तो ये सब असम के अंदर है ना। असम के अंदर कामाख्या मंदिर है, असम के अंदर ढोला सादिया ब्रिज है, ये सब जो है असम के अंदर है। इसके अलावा नामदफा अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश का दो प्रमुख त्योहार बताया था, ध्यान रखेंगे कभी भी आ जाएगा। सोलुंग और मोपिन त्योहार बताया था, और युद्ध वाला नाट यानी मुखौटा नृत्य बताया था। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोसार नृत्य भी बताया था, सॉरी त्योहार बताया था। तो ये चारों अरुणाचल प्रदेश से याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा कैबुल लामजाओ ये फ्लोटिंग पार्क है जो मणिपुर में है, और मणिपुर में जो झील है ये भी पूछा जाता है, तो लोकटक झील है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। हमारा जो अगला प्रश्न है कि दक्ष नामक डिजिटल ऐप किसने लॉन्च किया है। देखिए आरबीआई की जो भी स्कीम है आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। तो दक्ष भी जो है आरबीआई ने ही लॉन्च किया है ना। निगरानी रखने के लिए, अपने लेन देन पर जो है एक गहन निगरानी रखने के लिए दक्ष नामक एप्लीकेशन का लॉन्च जो है आरबीआई के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे आरबीआई से एक क्वेश्चन मैंने रखा है, जैसे पिछले दिन आपने देखा होगा कि पेमेंट विजन 2025 जो है किसके द्वारा चलाया गया, तो इसका आंसर था आरबीआई के द्वारा, ठीक है। आरबीआई जो है ई रुपए को भी लॉन्च करने वाला है, ई रूपी है ना, ई रूपी को भी लॉन्च करने वाला है। इसका जो है आपका ट्रायल हो गया है ना, पायलट रन हो गया है, लेकिन अभी पूर्णतः लागू नहीं हुआ है, तो ये बाद में बनेगा इससे क्वेश्चन। ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है ना। जैसे आपने बिटकॉइन वगैरह का नाम सुना होगा तो वो अलीगल था, लेकिन ये लीगल होगा, आरबीआई से जो है प्रूफ करेगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग समिति के आधार पर हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष सीडी देशमुख थे भारतीय, और विदेशी वाला स्मिथ स्मिथ थे। अभी जो है शक्तिकांत दास है। आरबीआई का काम सीआरआर, एसएलआर, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, है ना, साख सृजन करना, प्रतिभूतियों की प्रतिभूतियों की नहीं, वो तो सेबी करते हैं। तो इतने चीज आरबीआई का काम है। इसके अलावा सबसे बड़ा काम जो है नोट छापना है, नोट मौद्रिक नीति बनाना सबसे विस्तृत कामों में से है। तो ये सभी आरबीआई का काम है। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, 1 रुपए की नोट छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी नोटों पे गवर्नर के ही साइन होते हैं, यानी वर्तमान में शक्तिकांत दास के साइन होंगे। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। इसे बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय अवध के नवाब कौन थे। देखिए बक्सर के युद्ध आप भी जानते हैं कि अवध के नवाब मुगल शासक के जो सेना है वो, और इसके अलावा जो है बक्सर के नवाब के सेना, तो ये तीनों एक साथ लड़े, और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी लड़े थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे, हेक्टर मुनरो है। तो उस समय बक्सर के जो युद्ध हुआ था उसमें अवध का नवाब कौन था, तो शुजा-उद-दौला। कौन, शुजा-उद-दौला। बच्चे एक ही चीज याद कर लेते हैं, सिराजुद्दौला, उसको कोई मतलब नहीं है क्या पूछ रहा है, सीधे सिराजुद्दौला ऑप्शन में दिख रहा है, मार दो,
है ना, ऐसा आपको नहीं करना है ना। अब बक्सर के युद्ध के समय जो अवध का नवाब है ये शुजा-उद-दौला थे, है ना, और बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल के बंगाल के जो शासक थे ये आपका कौन थे, मीर कासिम, है ना, मीर कासिम थे बंगाल के नवाब, है ना। तो एक ही खाली सिराजुद्दौला भी नहीं हुए, इसके भी बड़े लंबे चौड़े इतिहास है, बंगाल के नवाब अपने आप में भी कुछ थे, है ना। तो ये सिराजुद्दौला हो जाएगा आंसर। इसके अलावा बक्सर की युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1764 में हुआ था। ये बक्सर कहाँ पे है, तो बिहार में आरा और बक्सर एक ही जगह है, और ये उत्तर प्रदेश के पास में है बक्सर, है ना, यानी कहिए तो आप उत्तर प्रदेश के जो है बाद में बिहार का ये पहला बड़ा शहर आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहे थे, हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे। इधर बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना, और इधर से हेक्टर मुनरो। फिर भी हेक्टर मुनरो ही जीतेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसके पास विस्तृत सभी कुछ हुआ करता था, है ना। 1765 में इसी युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच में होती है, और इसी के थ्रू जो है कई पार्ट का जो है दीवानी प्राप्त हो जाता है अंग्रेजों को, है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। यहाँ पर है सिराजुद्दौला महोदय, है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था 1757 में। आज एक बच्चे ने कमेंट करा है कि सर बंगाल की जो गवर्नर है ये आपका रॉबर्ट क्लाइव हैं। मैं उनसे बच्चे सीधे कर लो, शुद्ध कर लो, बंगाल का प्रथम गवर्नर वैरन हैंगस्टस थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर कहा जाता था, लेकिन स्पेसिफिक उसके पास मुहर नहीं थे कि तुम बंगाल के प्रथम गवर्नर हो, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मोहम्मद गोरी की हार किस युद्ध में हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं एग्जामिनर, यानी ओवरऑल आपसे पूछ रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। और इन दोनों में कैरेक्टर फिक्स हैं, पहला और दूसरा तराइन की जो युद्ध हुआ था, और दोनों अगले अगले साल ही हुआ था। 1191 और 1192 दोनों में कैरेक्टर कौन थे, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब, है ना। तो पहले वाले में जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब की विजय होती है, और दूसरे वाले में गोरी जीत जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब एक वो जीतेगा तो दूसरे का हारेगा, ये तो स्वाभाविक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन ये पॉइंट लिखा है कि मोहम्मद गोरी की हार तराइन की मतलब किस लड़ाई में हुई थी, कब हुई थी, किस लड़ाई में हुई थी, तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में, ठीक है। यहाँ पे कुछ ईस्वियाँ हैं जो आपको ध्यान आना चाहिए। 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई, 56 सेकेंड लड़ाई पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, और 1025 ये जो है ऐतिहासिक है, क्योंकि ये सोमनाथ मंदिर की कई बार लूटे हैं, लेकिन 1025 में जो लूटे ये काफी खतरनाक थे सोमनाथ मंदिर को, तो इसीलिए 1025 भी यहाँ पे मैंने लिखा है। इसके अलावा आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, तो भैया राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था। अभी आपने देखा कि धर्म सभा पूछा था, तो आत्मीय सभा क्यों नहीं पूछा जा सकता। ब्रह्म समाज, वेद समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, देव समाज, ये सभी के संस्थापक कहाँ हुए, कब हुए, सब मैं बता दिया हूँ। यूं कि मैं पोस्ट के माध्यम से भी, क्यूज के माध्यम से भी बता दिया है। तो अगर वहां से क्वेश्चन आता है तब तो बिल्कुल ही नहीं छूटेगा। अब जो इस फॉर्म में और थे मैंने यहाँ पे रखे हैं कि आत्मीय सभा से कौन जुड़े रहे, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये 1814 में करता है, लेकिन ये काम करना स्टार्ट करते हैं 1815 में। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको ईस्वी पूछ रहा है तो ऑप्शन में क्या है, दोनों 1 वर्ष के अंतराल पे है या फिर लंबा लंबा अंतराल पे है, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने ही किया था 1828 में कलकत्ता के अंदर, और राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही भारत में सती प्रथा का जो है अंत हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के मदद से। इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को लॉर्ड कहने का मन करता है, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था, एक अच्छा काम करवाया था। नागालैंड की प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल कितने दिन तक मनाई जाती है या फिर कितने दिन तक चलती है। देखिए हॉर्नबिल त्योहार जो है नागालैंड के अंदर 10 दिन तक चलती है, और इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और ये प्रति वर्ष किस महीने में होती है भैया, तो नागालैंड की स्थापना दिवस शुरुआती दिसंबर से 10 दिन और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो प्रति वर्ष दिसंबर माह में होती है। इसके अलावा इस फॉर्म में 3 जो है आपके पास और प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कि जैसे तमिलनाडु में जो पोंगल त्योहार होता है ये कितने दिन तक मनाई जाती है, तो आपका आंसर है 4 दिन। तेलंगाना में जो मेदराम जात्रा त्योहार होता है ये कितने दिन तक चलती है, तो 4 दिन। बिहार के प्रमुख त्योहार छठ, जिसमें सूर्य देवता की पूजा होती है, ये भी त्योहार 4 दिन ही चलता है। तो आप तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं। तमिलनाडु के पोंगल, मेदराम जात्रा और छठ, ये तीनों 4-4 दिन तक चलने वाली त्योहार है,
ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये हॉर्नबिल है, ये 10 दिन तक चलने वाली त्योहार है। अब दुर्गा पूजा थोड़ी ना आपसे पूछेगा कितना दिन तक चलती है, तो जनरली 10 दिन ही चलती है ना, तो ये नहीं पूछेगा, पूछेगा ऐसे ही पूछता है जो पता ना हो, है ना, जनरली, है ना। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था, ये जो है यहाँ पे प्रश्न है। तो भैया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था। और इस एक्ट को लागू करने के लिए किस एक्ट में संशोधन किया गया था, या फिर कहे तो किसको मॉडिफाई किया गया था, तो जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट थे उसमें मॉडिफाई या संशोधित करके जो है इसको बनाया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, और सीजीएल की प्रैक्टिस सेट आपको शाम तक मिल जाएगी, वो भी कंटिन्यूस रहेगी और ये भी कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिल जाएगी।